या श्योर। वैसे सारा मुझे बता रही थी कि तुम ज्यादा लोगों से बात नहीं करते। ऐसा नहीं है, मैं बस ज्यादा सोशलाइज नहीं करता। ज़ारा को इंट्रोवर्ट मर्द तो पसंद ही नहीं है। इसका तो कोई सीन नहीं है। आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं नहीं, वो मैं पूछना चाह रहा था कि आप काम क्या करते हैं। अभी तो मैं अपने मामू के बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्टअप करना चाहता हूँ। आप? मैं बस ज़ारा के साथ आया हूँ, जहाँ वो है वहां मैं हूँ। ओके। अब तो दोनों बच्चियां तुम्हारे पास हैं, सारा है, ज़ारा है, फिर भी तुम मुतमईन नहीं हो शाजिया। अब्बा जी, इतने सालों से जो अपने अंदर सवालात जमा किए हुए हैं मैंने, अब मौका मिला है उनके जवाबात लेने का। जवाब तो मुझे चाहिए, हर जुल्म का हिसाब चाहिए। मत लो हिसाब, जालिम की ज़र्ब तुम्हें तकसीम करके रख देगी। तकसीम तो मैं पहले से थी अब्बा जी। मेरे वजूद का एक हिस्सा उसके पास रहा, अब उसकी बारी है। मेरी बात को समझो। और अब्बा जी, आपने मेरी वजह से अपनी नवासी को शेर बनाया। काश अपनी बेटी को बेटी ना बनाया होता। तुमसे मोहब्बत जो बेपनाह थी, मेरे दिल का टुकड़ा हो तुम। तो अब आपके दिल का टुकड़ा अपने दिल के टुकड़ों का हिसाब लेना चाहती है। जब मेरी बेटी जिंदा थी तो उसने मुझे क्यों नहीं दी? तो वो नहीं कहेगा कि तुम्हारे बाप ने भी तो तुम्हारे मरने का झूठ बोला था। उसके बाद आप गए थे ना उसके पास, उसने आपको क्यों नहीं दे दी? झूठ तो उसने भी बोला है। क्या उसने नहीं कहा था कि सारा मर चुकी है? अब दे इस बात का जवाब। ठीक है, अगर तुम वहां जवाबात लेने के लिए जाओगे तो अपने आप को उनके सवालात के लिए भी तैयार रखना। सारा, तो मैं नहीं लगता कि जब हम कराची जाएंगे तो बाबा बहुत गुस्सा करेंगे। गुस्सा ही होंगे ना, जान से तो नहीं मारेंगे। पता नहीं। पता है, बाबा हमेशा मम्मा से इतना गुस्सा रहे हैं कि मुझे डर है कि कहीं वो मम्मा को कोई नुकसान। नहीं सारा, हरगिज नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कुछ ऐसा होने ही नहीं दूंगी। सारा देखो, ये जब मैं बन के वहां गई थी ना, तो बाबा के सामने मैं नहीं आई थी। अब उन्हें क्या पता कि मामा के पास तुम भी हो। यार वैसे सारा, दादा और पप्पू ने कभी सीरियसली मेंशन नहीं किया मुझे, मतलब लाइक कि जुड़वा हुई थी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? 2 बेटियां हुई हैं और किसी को पता ही नहीं है। कुछ तो मिसिंग है। अच्छा, आप समझ में आया मुझे। क्या तुम्हें याद है जब मैं यहाँ आई थी और तुम मेरी फैमिली, हमारी फैमिली, अब सारा उस वक्त मुझे थोड़ी ना पता था हमारे रिश्ते के बारे में। लेकिन सुनो तो मेरी बात, जब मैं यहाँ आई थी और तुम हमारी फैमिली के बारे में बहुत बात करती थी ना, तो मैं यही सोचती थी कि तुम मेरी फैमिली के बारे में इतना क्यों सोचती हो। अब मुझे समझ आया कि तुम तो अपने कनेक्शंस फिल करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें मिसिंग है। तुम्हें पता है, वहां जाके मुझे पता चला कि बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में गुजारी है। कितनी अजीब सी बात है ना, मैं बाबा के साथ पूरी जिंदगी रही और मुझे कभी उनके बारे में इतना समझ नहीं आया जैसा तुम्हें इतने थोड़े टाइम में आके। पूरी जिंदगी में मेरे साथ थे नहीं ना।
पूरी जिंदगी मैंने उनको खोजते हुए ढूंढते हुए गुजार दी। मैं यही सोचती थी कि अगर मुझे मेरे बाबा मिले ना तो मैं उनको ये कहूंगी, ये बातें बताऊंगी, अपनी सारी बातें मनवाऊंगी। एक और मजे की चीज बताती हूँ मैं तुम्हें। जब उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था ना तो मैं रोई नहीं। मैंने उल्टा उनको आगे से ये कहा कि आपने मार लिया या और मारना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। मैंने कहा दबा दे, आपसे बढ़कर तो कुछ नहीं, जान भी नहीं। फिर क्या हुआ? फिर क्या, कुछ नहीं। लेकिन एक बात मुझे उस दिन समझ में आ गई कि अगर बाबा से अपनी बात मनवानी है ना तो उनकी बात सुनो, उसमें हामी भरो, फिर जो चाहिए वो मांग लो। मैं आती हूँ। मुझे भी बाबा से शिकवा करना है। मैं भी उनके गले लग के उनसे प्यार करना चाहती हूँ। क्या बात है ज़ारा, सब खैरियत है? तुमने मुझे बुलाया? मैं ज़ारा नहीं, मैं सारा हूँ। ओह सारा, कैसी हो बेटा? तुम्हें इस घर में कोई परेशानी तो नहीं है? वैसे तुम खाने बहुत अच्छे बनाते हो। अगर इस वक्त एक कप चाय हो जाए ना तो मजा आ जाए। मामू मैं मजाक कर रही थी, मैं ज़ारा ही हूँ। क्या ज़ारा, तुम इस तरह मामू का मजाक बनाओगी? अब मैं क्या करूँ मामू, अब घर का माहौल देखें, सब इतने टेंस्ड हुए हैं। मैं अब किसी ना किसी के साथ तो मजाक करूंगी, मूड लाइटन करूं। तो तुमने यहाँ इस वक्त मुझे ये जोक्स करने के लिए बुलाया? नहीं, मुझे आपसे एक बात करनी है। कैसी बात? मामू वो मैं चाहती हूँ कि मम्मा कराची जाए। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ पता है मुझे, लेकिन जो डर और खौफ उनके दिल में बैठ गया ना वो दूर करना चाह रही हूँ मैं। बस बहुत हो गया मामू, कब तक ऐसे रहेंगी? उनकी खुद की हालत भी खराब हो रही है, अब ना ही मैं ऐसे रह सकती हूँ और ना ही वो। उनको हिम्मत करनी पड़ेगी और उनको कराची जाना पड़ेगा। क्या जानती है तुम मज़हब के बारे में? कुछ नहीं जानती, और 2-4 दिनों में क्या जान लोगी तुम उसके बारे में? मेरी भी सिर्फ एक दफा मुलाकात हुई है जिसका खमियाजा मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर करना पड़ा। वो आंधी तूफान की तरह शाजिया को ढूंढने के लिए आया था और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म कर देगा। सॉरी मामू, बाबा की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। मुझे कोई माफी नहीं चाहिए उसकी तरफ से। मैं आपसे एक चीज पूछूं? क्या तुम एक एक करके बातें पूछे जा रही हो हैं? बाबा का रिएक्शन क्या था जब उनको पता चला कि मामा ने खुदकुशी कर ली है? इतना तो याद नहीं है, बस इतना याद है कि शाजिया की खुदकुशी का सुनकर वो एकदम खामोश हो गया था, जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि शाजिया ऐसा भी कुछ कर सकती। बाबा को यकीनन इस बात का यकीन पप्पो ने दिलवाया होगा, वरना बाबा मम्मा की कब्र पे एटलीस्ट गुस्सा करने तो चले जाते। पप्पो, जितना मैं आपको जान रही हूं ना, सारी कहानियां आपसे ही क्यों मिल रही हैं? मामू एक और सवाल है मेरा। अरे भाई, अब कौन सी बात रह गई है? आप लोगों ने मामा की दूसरी शादी क्यों नहीं करवाई? देखो, अब ये बहुत ज्यादा हो गया। तुम अपनी एज से बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो, समझी? हाँ तो मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? मामा यहाँ थी, आप लोग के पास थी, बाबा से दूर थी, करवा देते आप खुला लेके उनकी दूसरी शादी। बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन इस सब के लिए खुला या तलाक के पेपर्स दायर करने पड़ते हैं अदालत में।
अब्बा जी की इस बात के बाद के शाजिया ने खुदकुशी कर ली है, बात ही खत्म हो गई। और दूसरी बात, उसने तुम्हारी वजह से दूसरी शादी का सोचा भी नहीं। वो अभी भी मजहर की बीवी है। उस बेचारी ने तो अपने आप को एक खौफ के खोल में कैद कर लिया है। हाँ तो वही तो खौफ के गोल से निकालना चाह रही हूँ मैं उन्हें। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी जंग लड़े और मुझे यकीन है कि वो जीतेंगी। मामा ने खुला नहीं ली, यानी यानी बाबा और मामा अभी भी एक हो सकते हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए मामा। कैसी मदद? हम ये जो आपकी आदत है ना बहुत जल्दी हाँ कहने की, ये सरमत में भी है और ये आपसे ही आई है। देखो, सरमद मेरा बेटा है और उसे जिस चीज से भी प्यार होता है ना, वो मुझे भी उतनी ही अजीज है। आप बैठे, मम्मा आती होंगी, मैं उनको बुला के लेकर आती हूँ। ठीक है। आदिल कहाँ चले गए? मुझे बात करनी थी उनसे। नाना जान। कौन? मैं जा रहा हूँ। सारा, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो? जी नाना जी, मैं ठीक हूँ। नाना जी? हाँ, वो ज़ारा आपको नाना मियाँ बोलती है ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपको नाना जी बोलूँ। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो फिर मैं नहीं बोलूँगी, आपको नाना मियाँ बोल लूँगी। अरे 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 भाई, क्यों अच्छा नहीं लगेगा? हैं, तुम नाना जी बोलो, नाना मियाँ बोलो, तुम कुछ भी बोलो, अच्छा लगे। क्या बात है, कुछ कहना है क्या? मम्मा कराची जाना चाह रही है और ज़ारा कह रही है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो सब संभाल लेगी। और मुझे पता है कि ज़ारा बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन नाना जी वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मसलन क्या हो सकता है? पता नहीं, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तुम कह रही थी वहां तुम्हारी अम्मी है, बहन भाई भी? मैं बस एक ही बेटी हूँ अपनी अम्मी की। आपको पता है वो बहुत अच्छी है। जब भी मैं अकेला फील करती थी ना, तो वो मुझे गले लगा लेती थी और हमेशा मुझे उन्होंने हर चीज से बचाया, बाबा के गुस्से से और पप्पो से, सबसे। अच्छा, बहुत प्यार करती हो अपने सौतेली अम्मी से? नाना जी, मेरी अम्मी सिर्फ अम्मी है, सौतेली नहीं है। आ जाओ बेटे, आ जाओ। देख रही हो, सारी चीलें गायब हो गई। इसका मतलब है बारिश होगी इंशाल्लाह। देखो, वहाँ कजिन आया था, वो सरमद। सॉरी बोल रहा होगा ना? तुम्हें कैसे पता? कोई बात हुई थी? नहीं, बस जानती हूँ मैं उसे। जब भी हमारी कोई डिसएग्रीमेंट होती है ना, तो वो यही करता है। पहले वो चुप हो जाता है, फिर वो घर जाता है, सोचता है, अगर उसे अपनी गलती नजर आती है तो आके सॉरी कह देता है। तुम तो बहुत अच्छी तरीके से जानती है इसे। हाँ,
तुम जेलस हो रहे हो? इसमें जेलस क्या बात है? वो तुम्हारे कज़न है ना, टाइम स्पेंड करते हो। हाँ, ऐसे तो तुम सारा के साथ भी बहुत टाइम स्पेंड करते हो, तो उसके बारे में बताओ मुझे। सारा अच्छी लड़की है, बहुत केयरिंग है, लेकिन वो कभी अपने हक के लिए लड़ नहीं पाए। लेकिन जब तुम आई थी तो हम इतना कंफ्यूज हो गया था कि ये लड़की इतनी चेंज कैसे हो गई। तो कैसी लगी तुम्हें ये वाली सारा? ये वाली सारा? ये तो सारा नहीं है, लेकिन तुमने जैसे सारा के लिए जगह बनाई है घर में, इसको तो तुम्हारी फैन बनना चाहिए। वो मेरी फैन क्यों बनेगी? बहन है वो मेरी। तुम्हें पता है जब बाबा से मिलने की मेरी ख्वाहिश बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ना, तो मैंने सारा को परेशान करके उसे टेंशन देके ज़ारा बनाया था, सबसे छुपा के। हाँ, फुल प्रैक्टिस करवाई थी मैंने उसकी। It's hilarious when I think about it now. क्या हुआ? क्या देख रहे हो? तुम्हें? मुझे मार्केट भी जाना है। मार्केट? क्यों? एक्चुअली जब हम आ रहे थे इधर, मुझे पता नहीं था कि इतने दिनों से रुकेंगे, तो कपड़े खत्म हो गए मेरे। अच्छा, तो हम ये करते हैं ना कि पहले हम मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए कपड़े लेते हैं, फिर मैं तुम्हें हैदराबाद घुमाऊंगी और अपनी फेवरेट जगहों पे लेके जाऊंगी। ओके। तो तुम गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ। चाबी तो कमरे में है। चलो तुम एटलीस्ट बैठो तो मैं लेकर आती हूँ चाबी। Okay. सही है? तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों इतनी तैयार हुई हुई हो? और ज़ारा ऐसे ना आदिल से बात मत किया करो, उसे ऐसे लड़कियों से बात करना नहीं पसंद। अच्छा, मैं और आदिल तो बाहर जा रहे हैं, लेकिन क्यों? तुम क्यों उसके साथ बाहर जा रही हो? ऐसे अकेले मत बाहर जाओ, गलत बात होती है। तभी तो आदिल को लेके जा रही हूँ सारा। और तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उसको संभाल लूंगी मैं, तुम फिक्र नहीं करो। तुम क्या संभालोगी? वो परेशान है, उसकी परेशानी सिर्फ मैं दूर कर सकती हूँ। कैसे? ऐसे नहीं, लेकिन तुम लोग बाहर नहीं जा सकते, नाना मियाँ ने मना किया है ना। अरे सारा मेरी जान, ये मेरा घर है, यहाँ पे मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर मुझे बाहर जाना है और मेरा मूड है तो मैं जाऊंगी। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें भी चलना है साथ? तो चलो ना। नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं, चलो फिर, ख्याल रखो अपना। हम निकल रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आदिल को ऐसी कैसी परेशानी हो सकती है जो सिर्फ ज़ारा ही सॉल्व कर सकती है? यार, ज़ारा ने मुझे जाने को कहा था, मैं चली ही जाती ना उसके साथ, क्यों नहीं भाई? मैं क्या करूं? सरमद, हाँ सरमद ही रोक सकता है ना जाने से, मैं उसे कहती हूँ। हाँ, उसे ही कहूंगी। मैं थक गई हूँ अबरार, भागते भागते। कैसी बातें कर रही हो शाजिया? तो ऐसे कैसे थक सकती हो? जिसकी ज़ारा जैसी बहादुर बेटी हो, और वो क्या नाम है, सारा जैसी सलीकेमंद अच्छी बच्ची, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन मैं मजहर से पूछना चाहती हूँ कि उसे क्या मिला मुझसे मेरी बच्ची छीनकर? देखो, अब इन सब बातों में कोई फायदा नहीं है। अब्बा भी यही कहते हैं। हाँ, तो क्या गलत कहते? यकीन जानो, अगर मेरा एक और बेटा होता ना, तो मैं सारा को भी अपनी बहू बना लेता।
बुरा कोई नहीं होगा, आपकी बेटी हूँ। आपकी बहन ने तो मुझे साफ इनकार कर दिया था। आप ही बात कर लीजिए, मुझसे तो नहीं हैंडल हो रही वो अब। सारा लोगों से तो पूछो फोन करके हैदराबाद से कब वापस आ रहे हैं, आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। जी जी, मैं भी कॉल करती हूँ। भाईजान, मैं अंदर आ सकती हूँ? तो मैं पूछने की क्या जरूरत पड़ गई, आ जाओ। भाईजान, वो बुरा मत मानिएगा, कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। तुम ये बताओ कि ये जो नाजी है ये तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में शिफ्ट क्यों नहीं हो सकती, क्या प्रॉब्लम है उसे? भाईजान, वो बच्ची है, उसको प्राइवेसी की नीड है। देखो फरत, ये जो प्राइवेसी है ना, इस तरह की बातें मेरे सामने ना करना। रक्षी को प्राइवेसी दी थी, क्या नतीजा निकला उसका? अच्छा, अब आप मेरे साथ ये करेंगे? आपको मैंने हमेशा भाई से बढ़कर समझा है। मेरी बच्ची ने तो शादी की है, लेकिन सारा के अंदाज तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसने कहां से सीखा है। सारा के बारे में कुछ भी कहने से पहले ये सोच लेना कि वो ऐसी नहीं है। ऐसे ही लोग वैसे निकलते हैं। और एक बात बता दूं आपको, मेरी बेटी ने आपकी बेटी के शय पर शादी की है। सारा के तो अंदाज मुझे बिल्कुल शाजिया जैसे लग रहे हैं। आज तक मुझे याद है किस तरह उसने खड़े खड़े दरवाजे पर आपको शादी के लिए मना लिया था। याद है ना आपको? शाजिया अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ इस उम्मीद पर इस घर में आई थी कि मैं उसे अपना लूंगा। और आपने उसे अपना लिया, लेकिन उसने क्या किया? आपने जरा सा गुस्सा किया और वो भागकर चली गई। फरत, मुझसे फिजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, ना मेरे पास दिमाग है ये सब बातें सुनने का। जाओ यहां से। ठीक है भाईजान, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, लेकिन इतना जरूर याद रखें, आप सबसे ज्यादा कुर्बानी मैंने दी है। तलाक के बाद बेवा वाली जिंदगी मैंने गुजारी है। बाकियों ने तो आपकी और आपकी इज्जत कुर्बान की है, चाहे वो आपकी बेटी हो या बीवी। सारा कहाँ है? सो रही है मेरे कमरे में। मान गई ना वो? मैंने कहा था कि अगर आप मनाएंगी तो वो मान जाएगी। तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर रखी है? हाँ, तो बस यूं ही। आप कहीं जेलस तो नहीं हो रही? मैं क्यों जेलस होंगी? एक शादी करे 10 शादियां करे, हु केयर्स? वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, तो उनकी दूसरी बीवी को आपसे कोई मसला तो नहीं है, लेकिन आपके बिहेवियर से तो ऐसा लग रहा है कि क्या बिहेवियर? कुछ नहीं।
एक और चीज बताऊं मैं आपको, जो उनकी दूसरी बीवी है ना, उनको पता है कि उस रात आप खुद नहीं भागी थी। और अब ये बात मुझे भी पता है। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये है कि पप्पू ने सारा को रख लिया लेकिन मुझे नहीं रखा। ऐसा क्यों किया उन्होंने? इस सवाल का जवाब तो मैं उनसे लेके ही रहूंगी। इस सवाल का जवाब तो फरहत से मैं लूंगी। इसके लिए आपको कराची जाना पड़ेगा। क्या आप जाएंगी? एक तो ये बच्चे सुबह ही सुबह पता नहीं कहाँ चले गए। भूख भी लग रही है मुझे। फोन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम लोग? बेटा कहाँ चले गए थे सुबह ही सुबह? वो रक्षी को सैर पर लेके गया था, इसका दिल चाह रहा था। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। हम नाश्ता करके आए बाहर से। हाँ ना, और ये आपके लिए भी लाया हूँ। बेटा तुम्हें तो पता है कि मैं बाजार का नहीं खाती, बल्कि मैंने तो तुम्हारे लिए भी तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है। अरे वाह, नाश्ता भी हो जाएगा और साथ में ये भी, और आपके हाथ के बने हुए पराठे। आए है मजा आ जाएगा। तुम इतना ऑयली फूड कैसे खा लेते हो भाई? आपको इसके लिए हैवी ब्रेकफास्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी डाइट मैं खुद सेट करूंगी। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मेरी अम्मी से? अरे अरे छोड़ो बेटा, आजकल के बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। ये अपनी अम्मी से भी ऐसे ही बात करती होगी ना? जी बिल्कुल, मैं अपनी मम्मा से ऐसी ही बात करती थी घर में, इसलिए क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो हमारा ख्याल करती हैं। ख्याल मेरी माँ भी करती है हमारा, और तुम्हें भी इनका ख्याल रखना चाहिए। ख्याल तो एहसास की अलामत होती है बेटा, लेकिन ये ख्याल उन्हें कहाँ आया होगा कि बेटी को ससुराल में घर जैसी सहूलत कहाँ मिलती है। आप कहना क्या चाह रही हैं? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। ये क्या तरीका था मेरी अम्मा से बात करने का? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि अम्मी से तमीज से बात किया करो, उनका ख्याल रखा करो। देखो रक्षी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी वालदा के मामले में उनकी बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज प्यार से समझा रहा हूँ, अगली बार ऐसा नहीं होगा। सो इस लहजे में बात मत करो। रक्षी, लोग मोहब्बत में दुनिया छोड़ देते हैं, और मैं तुमसे कौन सी इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। बस तुम्हें अपना लहजा ही तो बदलना है, सोचना है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे बताइए कि कब से आई हुई आप? अभी अभी आई हूँ। अच्छा, क्या करूँ, मज़हर चाहे कितना भी गुस्सा करे, उसको देखे बिना चैन ही नहीं पड़ता। छोड़ नहीं सकती ना मज़हर को मैं। मज़हर भी आपको नहीं छोड़ सकते। अच्छा मुझे बताइए, कुछ खाएंगी? नाश्ता लाऊं आपके लिए? मैं नाश्ता करके आई हूँ अभी, बस एक अच्छी सी चाय पिला दो। बल्कि ये करो कि सारा से कहो वो मुझे अच्छी सी चाय पिला दे। सहेली बन गई है ना मेरी। सहेली नहीं, आपकी पोती है वो। कहाँ है वो? बुलाओ से, मैं इसके लिए चॉकलेट लाई हूँ। अम्मा वो यूनिवर्सिटी जाती है, आई डोंट थिंक वो चॉकलेट खाएगी।
संजीदा ने भिजवाई है, मजहर को न बताना बस। मैंने भी खाई है, वो भी खा सकती है। कहाँ है, बुलाओ उसे। वो अभी है नहीं, हैदराबाद गई थी। है? फिर भाग गई क्या? नहीं नहीं, अपनी दोस्त की अम्मा से मिलने गई है। मजहर ने जाने दिया? जी जी, इजाजत लेकर गई है। अच्छा, इजाजत से गई है। हमने अपने बड़ों का डर जो है ना अपने दिल में बिठाया हुआ होता है, और हमारे बड़े भी शायद अपने जहन में ये रखते हैं कि उनको हम पर शेर की नजर रखनी है, और इसी वजह से भूल जाते हैं कि प्यार और एहतराम से अपनी बात मनवाई जा सकती है। बस सारा ने यही किया, इजाजत ली और चली गई। कह तो तुम ठीक रही। एक बात कहूं? जी। बुरी तो तुम भी नहीं हो। आदाब। फरत के सामने मुझसे ज्यादा बातें मत किया करो, उसे अच्छा नहीं लगता। फरीद की बीवी तौबा मेरी, ना एक मिनट चुप रहती है ना मुझे चुप रहने देती है। बहुत लकी हैं आपकी, आपकी बहू इतनी अच्छी है। हाँ, अच्छी तो शाजिया भी थी, पता नहीं उसे क्या हुआ। सारा मजहर के साथ गई है? नहीं, वो अब आदिल के साथ गई है। आप आराम कीजिए, आ जाएगी वो। फरत कहाँ है? वैसे तो हमारे सर पे होती हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कहाँ है। आपको ना किसी चीज की भी जरूरत हो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। इसके मुंह में भी जबान आ गई है। अल्लाह की शान है। नाना मियां, क्या? नाराज हूं मैं आपसे। ना एक बात बताओ, पूरी कराची घूमकर तुम आ रही हो, उसके बाद उल्टा हमसे नाराज हो रही हो? तो क्या आप मुझे जाने देते? अब जान आई हो ना, हो गई तसल्ली? नहीं, कुछ सवाल है मेरे। मसलन क्या सवाल? आप जवाब देंगे? मैं किसी का जवाब दे नहीं। मैं किसी नहीं हूँ। इसी बात का फायदा उठाया ना सारी उम्र। ये आप कह रहे हैं मुझे? हाँ, मैं कह रहा हूँ। मुझे आदत है खुद कलामी की, अपने आप से बातें करता हूँ, मैं गुफ्तगू करता हूँ, और मेरा ख्याल है कि अपने आप से मैं बेहतर गुफ्तगू कर लेता हूँ। कुछ लोग ना सिर्फ गुफ्तगू ही करते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही। हाँ, तो मैंने सिर्फ गुफ्तगू नहीं की ना, और कुछ करके दिखाया, इसलिए आज मम्मा के साथ उनकी दूसरी बेटी है सारा। हाँ, तो मैंने भी बहुत कुछ करके दिखाया। आज मेरी बेटी भी जिंदा है, उसकी बेटी भी जिंदा है। लेकिन आपने जो मुझे मेरे बाप से दूर किया, उसका क्या? अरे जानती क्या हो तुम अपने बाप के बारे में? जब मेरी बेटी अपनी बेटी को गोद में उठाए आई थी, उस तो खून सवार था तुम्हारे बाप के सर पे, और जब इंसान के सर पे खून सवार होता है ना, वो ये नहीं देखता कि सामने कौन है। तो आप मुझे मरने देते ना, कम से कम अपने बाप के हाथ मरती। मैं मरने देते तो तुम्हारी माँ का क्या होता, उसका क्या बनता और मेरा क्या बनता? जब तुम्हें अपनी माँ का कोई एहसास नहीं तो मेरा खाक होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे रहने दो, कौन सा नाना कैसा नाना, कंधे पर बिठाकर दुनिया देखने वालों को दुनिया तो याद रहती है, वो कंधे भूल जाते हैं। मैं किसी को नहीं भूली। भूल गई हो तुम, तुम्हारे सर पे अब सिर्फ तुम्हारा बाप सवार है। मुझे कुछ नहीं भूला, मुझे मेरी बेटी भी याद है और उसकी बेटी भी याद है। अच्छा, आई एम सॉरी। क्या बोला? जो आपने सुना मैंने वही बोला। ओ, ज़रा भी सॉरी बोल रही है? तो नाना मियां, मुझे आपको सॉरी कहने में कोई इशू नहीं है, आप मेरे नाना हैं। आई लव यू। रहने दो, लगा लो मक्खन जितना मर्जी, सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें सारा मिली कहाँ थी? हॉस्पिटल में। अच्छा, और तुमने किसी को नहीं बताया? मैंने तो सरमत को भी नहीं बताया था। अबे रहने दो, कैसे नहीं बताया? साई की तरह चिपका रहता है तुमसे वो। एग्जैक्टली, वो साया बना रहता है मेरा। मुझे पता था अगर मैं उसे बता दूंगी ना तो वो मेरे लिए कोई इशू क्रिएट करेगा, और उसने किया भी। जब उसे सारा का पता चला ना, वो सारा को उठा के वहां ले आया। अरे तुम लोगों ने इतना कुछ कर लिया और हमें बताया तक नहीं। वैसे मेरा एक और सवाल है आपसे, काफी जरूरी। मैं किसी का जवाब देनी हूँ। क्या आप मम्मा की शादी के अगेंस्ट थे? तुम मिलके आई हो ना अपने बाप से, फिर भी ये सवाल पूछ रही? मिलकर आई हूँ और जान कर भी आई हूँ। हाँ, जान कर आई हो तुम उसे, तो अब तुम हमें समझाओगी कि हम गलत हैं, वो सही है? नहीं, मुझे सिर्फ सच जानना है।
लो फिर सुनो सच। सारा उठ गई तुम? चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। वो नाश्ता से मुझे याद आया, मैं एक चीज भूल गई। वो आदिल के लिए मुझे नाश्ता बनाना था। कोई जरूरत नहीं, नूराज के लिए नाश्ता बना देगी। और वो रुका क्यों है, गया क्यों नहीं? मैं ऐसे नहीं बोलते किसी के बारे में, और इतने दिन हो गए उन्होंने मेरे हाथ का नाश्ता नहीं किया, तो इसलिए मैं सोची थी मैं उनके लिए नाश्ता बना दूं। मुझे खुद बनाना है, आप फिक्र नहीं करें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम ठीक हो? बेहतर हूँ। जो कुछ हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। हाँ, मुझे मेरी मामा मिल गई। आप खुश हैं? खुश हूँ या जो कुछ भी हुआ है कराची में किसी को पता नहीं है। ज़ारा मुझे बता रही थी कि बाबा ने उसे थप्पड़ मारा। मुझे तो वो जान से ही मार देंगे। वो तुम्हें जान से नहीं मार सकता, आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं ये? क्योंकि वो अब सारा पे यकीन करता है। सब ज़ारा की वजह से हुआ है। जिस दिन रक्षी की शादी थी उस दिन मैं घर आई थी। कब? रात के वक्त। बेसिकली सरमत को पता चल गया था उस दिन के हम दोनों तो अलग अलग हैं। मुझे कहने लग गया कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, तुम मुझे ज़ारा के पास लेकर चलो। मैं क्या करती, मैं उसे ले गई ज़ारा के पास। मैं डर बहुत गई थी, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि ज़ारा के लिए भी। फिर जब हम घर गए थे तो बाबा ने भी मुझे प्यार किया था, इन सबसे मिली और फिर कुछ और चीजें हुई और उसके बाद मैं वापस आ गई। तो उस रात मैंने ज़ारा से नहीं, सारा से बात की है। कितनी देर लगेगी नाश्ता बनने में? आपसे ही बात कर रही हूँ मैं, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? मुझसे बोल रही हो? आपको मेरे आपके अलावा कोई दिख रहा है? हाँ है तो कोई भी नहीं। तो बस डेली आप ही मेरा नाश्ता बनाती है, बनाए मेरा नाश्ता। मैंने तो वो सुबह जल्दी नाश्ता कर लिया था। तो बस मेरा बना दें, मैं एक ऑमलेट और एक पराठा खाऊंगी। मैंने कहा ना, मैंने सुबह बहुत जल्दी नाश्ता कर लिया था। तुम्हें खाना है तो खुद बना लो या फिर अपनी अम्मी को कह दो। क्या मतलब? मुझे नाश्ता नहीं बनाना आता? जब नाश्ता खाना आता है तो नाश्ता बनाना भी आना चाहिए। आप ज्यादा बातें नहीं बना रही हैं? हाँ बना तो रही हूं मैं, लेकिन तुम इस तरह से बात नहीं करो। और आजकल तो मैं बड़ों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर रही। तुम तो फिर भी छोटी हो, समझ आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? इन्हें क्या होता जा रहा है? मेरा यहाँ गुजारा मुश्किल है। अभी बाबा को फोन करूंगी और उनसे कहूंगी कि मुझे यहाँ से ले जाए। लेकिन अभी क्या करूं? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सुनो ज़ारा। मैं सारा हूँ। ज़ारा गए? मुझे नहीं पता। क्या मतलब पता नहीं? वो कहीं तुम्हारे वो अंग्रेज कजन के साथ तो नहीं घूम रही? वो सिर्फ मेरा कजन नहीं, वो सारा का भी कजन है, ठीक है? और अगर क्या हो गया वो दोनों साथ है तो
और वैसे भी आदिल ने उसको सारा समझ के ही उससे दोस्ती किया। मोहब्बत कितना मशकूक कर देती है। जाने क्या क्या सोच लिया था मैंने। अच्छा एक बात बताओ, वो जो हमारा अंग्रेज कजन है वो दोस्त है तुम्हारा? हाँ, और कजन भी है दोस्त के साथ साथ। कजन तो मैं भी हूँ। तुम दोस्त ही ठीक हो। काफी बड़ा नहीं हूँ तुमसे, भाई बोला करो तुम उसको। भाई तो मैं तुम्हें भी नहीं बोलती। और मसला क्या है तुम्हारा? मेरा मसला क्या है? मेरा मसला तुम हो जो हल ही नहीं होगी दे रही। मैं हल होंगी भी नहीं, तुम्हें हलाल कर दूंगी मैं। जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ। मैंने कितना गलत समझा उसे उस वक्त। मुझे एक्सक्यूज करना चाहिए आदिल से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे कजन से सॉरी बोलने जा रहा था मैं। जाओ गेस्ट रूम में, वो बोल के आ जाओ सॉरी। तुम साथ नहीं चलोगी? सरमा, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हो और फिर उन पर एक्ट करना शुरू कर देते हो? और तुम इसी बात का एडवांटेज उठाती हो फिर। हाँ, बहुत बड़ा एडवांटेज उठा लिया ना मैंने। तभी तो तुम बगैर बताए चली गई थी। चल एक बात बताऊं फिर से मैं तुम्हें, मोहब्बत ने इंसान के दिल में अपने महबूब से दूर होने का खौफ डालती है। इसलिए मैं मोहब्बत से दूर रहती हूँ। मुझे शौक नहीं है किसी के दिल और खौफ के बीच में आने का। सॉरी यार, क्या करूं, मैं अपनी मोहब्बत खोना ही नहीं चाहता। और तुम्हारे बाबा, उनके ख्वाब का क्या? उनका ख्वाब ना मुझे दूल्हा बनाने का हो रहा है। फूफी से और दादा से बात भी कर ली है। तुम्हें याद है जब मैं कराची आया था क्या बताने आया था? यही बात। तुमने क्या किया? नब्बा के सामने खड़ा कर दिया। आदिल, नेकोपोलिस की जंग से पहले बैज़ंतीनी शहंशाहियत पर मज़ीद दबाव सख्त करने और कुस्तुनतुनिया में मुसलमानों के अमूर का फ़ैसला करने के लिए काजी के तकर्रर पर हुकूमत को मजबूर करने में कामयाब रहा। फिर कुछ ही अरसे बाद उसे बैज़ंतीनी दारुल हुकूमत का मुहासरा कर लिया। शहंशाह ने इस्लामी महकमा बज़ीद की खातिर एक कसीर आबादी वाले महल्ले के नस्फ हिस्से को छोड़ दिया, जिसमें उस्मानी फ़ौजी फासी दस्ता ठहरा जो 6000 सिपाहियों पर मुश्तमिल था। दौलत बैज़ंतीनिया पर मुकर्रर जज़िया बढ़ा दिया गया। अंगूर और शहर से बाहर वाक़े सब्ज़ियों के खेतों पर उस्मानी खजाना ने पैदावारी की टैक्स लागू कर दिया। इसके अलावा ये इजाज़त भी ली गई कि बैज़ंतीनी दारुल हुकूमत में मुसलमान अज़ान पढ़ सकेंगे। मौरका नेकोपोलिस में अजीम कामयाबी के बाद उस्मानियों ने अपने पाँव बल्कान में जमा लिए, जिसकी वजह से बल्कानियों के अंदर खौफ तहरास फैल गया। बोस्निया और बल्गारिया ने भी दौलत उस्मानी की अतात कबूल कर ली। उस्मानी लश्करों ने नसरानी जंगजुओं का पीछा जारी रखा ताकि उन्हें किसी मैदान में वापस आने की हिम्मत ना हो। सुल्तान बाजीद ने जजीरा नुमाए मोरहा के हकाम को सज़ा दी जो सलीबी इत्तेहाद के लिए अस्करी मदद लेकर आए थे, और बैज़ंतीनी शहंशाह को सज़ा देने के लिए बाजीद ने मुतालबा किया वो कुस्तुनतुनिया के हवाले कर दे। सुल्तान के मुकाबले में शाह मानवील ने यूरोप से इमदाद की अपील की, लेकिन बेसबूत हकीकत यह है कि कुस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा बाजीद अव्वल के जहादी प्रोग्राम में बहुत बड़ी अहमियत रखता था। इसलिए वो एक लश्कर जरा लेकर बढ़ा और बैज़ंतीनी दारुल हुकूमत का सख्त मुहासरा कर लिया और उस पर इस तरह से सख्ती की ये मुहासरा बाकी रहा हत्ता कि शहर फतह होने में चंद सातें बाकी थीं और यूरोप में इंतज़ार में था कि आज या कल किस वक्त इस कदीम दारुल हुकूमत का सतूत अमल में आता है कि सुल्तान एक नए खतरे से निमटने के लिए मुहासरा उठाकर मशरक़ी इलाकों की तरफ रवाना हो गया। तमुरलंग मावरा अल नहर में मुकीम एक शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। 1369 में हरासा के तख्त पर जलवा अफरोज़ हुआ, जिसका दारुल हुकूमत समरकंद था और देखते ही देखते आलमे इस्लाम के एक बहुत बड़े हिस्से पर छा गया। इसके खौफनाक और अजीम लश्कर पूरे एशिया में दिल्ली से लेकर दमश्क तक और बहर आराल से खलीज
अरब तक फैल गए। फारिस, अर्मीनिया, फरात और दजला के बालाई इलाके, बहर कज़ीम से बहरा सूद के दरमियानी इलाके उसकी सल्तनत का हिस्सा बन गए। रूस में वो कई इलाकों पर छा गया और दरियाए फोजा के साथ दूर तक फैले हुए इलाकों और 2 दिन दनीर पर भी उसका झंडा लहराने लगा। तैमूरलंग बहादुरी, हर्बी अबकरियत और सियासी महारत जैसी आला सिफ़ात से मुतसिफ़ था। वो कोई भी इक़दाम करने से पहले मालूमात जमा करता था और जासूस भेजता था, फिर उजलत से बचते हुए पूरी फ़रासत के साथ अहकाम सादिर करता था। उसके रोब दबदबा का ये आलम था कि वो भी हुक्म देता, लश्कर उससे कर गुज़रता था। बहैसियत मुसलमान तैमूर उलमा, मजहबी अफराद बलखसूस सिलसिला के बुज़ुर्गों का दिलो जान से एहतराम करता था। तैमूरलंग और बाज़ीद के दरमियान चिपकलिश में मुख्तलिफ़ अवामिल और असबाब कार फरमा थे, जिनमें से चंद ये हैं। इराक़ के वो अमीर जिनके इलाकों पर तैमूरलंग ने कब्ज़ा कर लिया था, वो बाज़ीद के यहाँ पनाह गज़ीर हुए। इस तरह एशिया कोचक के बाज़ अमरा ने आकर तैमूर की पनाह ले ली थी और दोनों जानिब पनाह लेने वाले ये अमरा तैमूर और बाज़ीद को जंग पर उकसाते रहते थे। नसरानियों ने तैमूरलंग को शय दी कि वो बाज़ीद पर हमलावर हो और उसका खात्मा कर दे। तरफ़ीन की तरफ से ऐसे हतू तहरीर हुए जिन्होंने जल्दी पर तेल का काम किया। बाज़ीद के नाम एक ख़त में तैमूरलंग ने उसकी आहानत कर डाली और लिखा कि उसके ख़ानदान की असर पर्दा हफ़ा में है और कहा कि मैं तुझे सिर्फ़ इसलिए माफ़ी देता हूँ कि आले उस्मान ने इस्लाम की बड़ी खिदमत की है। तैमूरलंग ने अपने ख़त के आखिर में बाज़ीद की शान को घटाया कि वो तुर्कों का सरदार है, जिसकी वजह से बाज़ीद देश में आ गया और उसने चैलेंज को कबूल कर लिया। वाज़े अल्फाज में ये कह दिया कि वो तैमूरलंग को तब्रेज़ उसकी सल्तनत के मरकज़ में उस गुस्ताही की सज़ा देगा। और सबसे बड़ा आमिल ये था कि दोनों फरमा रवां अपनी सल्तनत की तोसीह चाहते थे और यही चीज़ इस चपकलिश का असल महरक साबित हुई। दौलत उस्मानिया का ज़वाल, तैमूरलंग अपने लश्कर को लिए आगे बढ़ा, इस पर कब्ज़ा कर लिया और शहर के मुहाफ़िज़ लश्कर को, जिसकी क़ियादत बाज़ीद का बेटा अर्तुगरुल कर रहा था, शिकस्त दी। बाज़ीद 20,000 मुजाहिदों पर मुश्तमिल एक लश्कर लिए 804 बमुताबिक 1402 को तैमूरलंग के मुकाबले के लिए अनकरा पहुंचा। दोनों फ़ौजों का आमना सामना हुआ। 20 जुलाई 804 ईस्वी को तैमूरलंग अपने लश्कर जुरार लिए आगे बढ़ा। दोनों लश्कर आपस में गद गए। मुग़लों को कामयाबी हुई। बाज़ीद गिरफ़्तार हो गया और कैद की मुखालफत की हालत में 1 साल बाद राही मुल्क अदम हुआ। तैमूरलंग के मुकाबले में बाज़ीद की नाकामी की वजह उसकी उजलत और वो जंगी जुनून था, जिसकी बदौलत वो अपने मद्दे मुकाबिल की सही ताकत का अंदाज़ा ना लगा सका। अपने 20 लाख फ़ौज के हमरा जहाँ बाज़ीद ने पड़ाव किया और जिसे मैदान का रज़ार के तौर पर मुंतखब किया, वो किसी लिहाज से इस काबिल नहीं था कि उसे मैदान जंग मुंतखब किया जाता। फिर तैमूर की फ़ौज और बाज़ीद की फ़ौज तादाद के लिहाज से भी एक जैसी नहीं थी। तैमूर की फ़ौज उस 1000 जंगजुओं पर मुश्तमिल थी। फिर बाज़ीद के बहुत सारे फ़ौजी तो पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से प्यास से मर गए, क्योंकि बला की गर्मी पड़ रही थी। यूँ ही दोनों लश्कर आपस में घटे तारी लश्करों के पाँव उखड़ गए जो बाज़ीद की फ़ौज में थे और वो अनफकरा से भाग खड़े हुए। इस तरह ऐसियो अमारात के लश्कर जो उसकी फ़ौज में उनके इलाकों की फ़तह के बाद शामिल हुए थे। मगरिब की नसरानी हुकूमतें तैमूरलंग की कामयाबी से बहुत खुश हुईं और इस्लामी दुश्मन फरमा रवां बाज़ीद की मौत की वजह से खुशी से झूम उठे। इंग्लिस्तान, फ्रांस के मलूक और कुस्तुनतुनिया के बादशाहों ने तैमूरलंग को मुबारकबाद दी के पैगाम भेजे। यूरोप को यकीन हो गया था कि उस्मानी खतरा, जिससे वो अरसा दराज से डरे हुए और सहमे हुए थे, हमेशा हमेशा के लिए टल गया है। बाज़ीद की शिकस्त के बाद तैमूर ने अज़नीक, बरोसा और दूसरे कई शहरों और किलों पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद वो आगे बढ़ा और अजमेर के दरवाज़े पर दस्तक दी और उसे रोडस के घुड़सवारों के कब्ज़ा से निजात दी। मुक़द्दस यूना के घुड़सवारों पर हमला दरअसल तैमूर की एक चाल थी। आलम इस्लाम से लान तान कर रहा था। यजीद की यूरोप की तरफ बढ़ती हुई फ़ौजों पर हमला करके उसने इस्लाम पर कारी ज़रब लगाई है। तैमूर की ये कोशिश थी कि वो अपने आप को इस इल्ज़ाम से बरीउल ज़मा साबित करे और लोगों को ये
बाबर कराए के यूरोप की तरफ बढ़ते हुए मुसलमानों के कदमों को कोई नहीं रोक सकता और ये कि तैमूर के पेश नज़र भी यूरोप को फतह करना है। मुक़द्दस योना के घुड़सवारों के साथ जंग करके अनाज़ोल पर हमलों को वो जहाद का रंग देना चाहता था। इसी तरह तैमूर ने एशियाई कोचक के अमरा को अपनी साबका अमलाक की तरफ वापस कर दिया और इस तरह वह दौलत उस्मानिया को एक अंदरूनी खतरे का सामना करना पड़ा। वजीद के बेटों के दरमियान तख्तो ताज के लिए घरेलू तनाज़ उठ खड़ा हुआ और ये हाना जंगी 10 साल 860 ता 806 मुताबिक 1403 ता 1413 ईस्वी तक जारी रही। वजीद के 5 बेटे थे और ये पाँचों हर मौरके में अपने बाप के शाना बशाना लड़े। इनमें से एक का नाम मुस्तफ़ा था, जिसके बारे गुमान किया जाता था कि वो जंग में मारा गया। दूसरा बेटा सुलेमान अपने बाप के साथ तैमूर की फ़ौजों के हाथों गिरफ्तार हुआ। बाकी तीनों भागने में कामयाब रहे। इनमें सबसे बड़ा, जिसका नाम सुलेमान था, एड्रियानोपल पहुंचा और ऐलान कर दिया कि वो यहाँ का फरमा रवां ईसा रूसा पहुंचा और लोगों के सामने अपने बाप के जानशीन होने का ऐलान किया। जबकि मोहम्मद जो इन सब में से छोटा था, एशियाई कोचक के शुमाल मशरिक में अमासिया चला गया। उसके हम रुकाब कुछ सिपाही भी थे और तीनों भाई जो लख सल्तनत के टुकड़ों पर लड़ रहे थे के दरमियान जंग छिड़ गई। दुश्मन चारों तरफ से उन्हें देख रहे थे। इधर तमूलंग के मूसा को रिहा कर दिया ताकि वो फितना फसाद की इस आग को तेज़ तर कर दे और उसके शोलों को हवा दे। वो इन्हीं जंग पर उकसाने लगा और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ जंग आजमा होने की तरगीब देने लगा। जब हुश को तर सब जल कर राख हो गया तो तमूलंग अपने लश्कर के लिए आगे बढ़ा और अपने पीछे शहरों को इस हाल में छोड़ा कि वो सबसे बुरी हालत में वीरानों का मंजर पेश कर रहे थे। लाकानूनियत और बदखाली गोया सदियों से उन शहरों का मुकद्दर थी। दौलत उस्मानिया की तारीख पर यह मरहला इब्तिला आजमाइश का मरहला था, जिसे फ़तह कुस्तुनतुनिया की सूरत में मुस्तकिली उमरी गुलबाज से पहले आना ज़रूरी था। ये इलाही कानून है कि वो किसी कौम को इस वक्त तक गलबा और इक़्तिदार अता नहीं करता जब तक उसे इब्तिला और आजमाइश के लिए मुख्तलिफ़ मरहलों से ना गुजारे और सोने को भट्टी में डाल कर उसे कंदर ना बना लिया। अल्लाह करीम अपनी अब्दी सुन्नत के ज़रिए इंसानों को आजमाइश से गुजारता है कि ताकि खोना और खरा पाक व नापाक अलग हो जाए। उम्मत मुस्लिमा के बारे भी खुदावंद आलम का यही कानून है कि जिससे नगर की कोई सूरत नहीं। सो अल्लाह करीम की ये मसीयत थी कि वो अहले ईमान को आजमाए, उनसे सख्त इम्तिहान ले ताकि उनके ईमान में कोई खोट बाकी ना रहे और फिर उसके बाद वो उन्हें ज़मीन पर गलबा तसल्लुत अता करे। इमाम बिन कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अहसबिन नास में अस्सफ़ाही इनकारी है। उसका मतलब है कि अल्लाह ताला ईमानदार बंदों को उनके दर्जाए ईमान के मुताबिक ज़रूर आजमाएगा। शिरकत गैर उस्मानी सल्तनत के ताजोर करार पाए और वो तमाम इलाके जो सल्तनत अज़ीम के ज़ेर नगीं रह चुके थे, एक एक करके दौलत उस्मानिया के ज़ेर नगीं होते चले गए। अनकरा के हादसा से दौलत उस्मानी का बच निकलना उसके मंज रबानी की वजह से है, जिस पर यह अजीम दौलत चल रही थी, क्योंकि अल्लाह करीम ने उस्मानियों को अक़ीदा, मज़हब, अहलाक, आदात और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के हवाले से बाकी तमाम मुसलमानों पर खास फ़ौक़ियत अता फरमा रखी थी। अल्लाह के फजल करम से उस्मानियों ने अपना दीनी जज्बा और अपने अच्छे अहलाक को पूरी तरह हिफाजत की। फिर वो कमाल महारत जिसके साथ ओरहान उसके भाई अलादीन ने अपनी दौलत की तंजीम फरमाई थी, वो हैरत अफ़ज़ा अदलिया का अदारा और उस्मानी ज़ुबानों और बच्चों की तालीम व तरबियत और दूसरे कई असबाब ऐसे थे जिन्होंने उस्मानियों को एक फ़ाल और मुकम्मल क़ुव्वत बना दिया था। वाक़या अनकरा के बाद थोड़े अरसे में खंडरात और वीरानों के दरमियान से ये सल्तनत दोबारा उभरी, अपनी खोई हुई ताकत को बहाल किया। उसकी रक़ों में ज़िंदगी और शरीयत की लहर जोड़ गई। उसने पूरे अज़्म व इस्तिक़लाल के साथ इस कमाल से ज़माम इक़्तिदार अपने हाथ में ली के दुश्मन दस्ते दबंग रह गए। सुल्तान मोहम्मद अव्वल 781 ईस्वी में मुताबिक 1379 को पैदा हुए। अपने वालिद बाजीद की वफ़ात के बाद उस्मानियों के फरमान रवां करार पाए और तारीख़ में मोहम्मद चलमी के नाम से शोहरत पाई।
दरमियाना कद, गोल चेहरा, मले हुए आबरू, सफ़ेद रंगत और गाल कुशादा सीना, घटा हुआ ताकतवर जिस्म जिसमें बला की फुर्ती थी, ये थे सुल्तान मोहम्मद अव्वल। अल्लाह ने उन्हें कमाल शुजाअत और बहादुरी से नवाजा था। कुश्ती बहुत अच्छी करते थे। जिस्मानी ताकत का ये आलम था कि कई कमानों की तांतों को बेक वक्त खींच लेते थे। अपने दौरे हुकूमत में 24 जंगों में शरीक हुए और 40 ज़ख्म खाए। हज़्म एहतियात, फ़हम, फ़रासत और अपनी दौड़ अंदेशी की बदौलत खाना जंगी पर बड़ी महारत से काबू पा लिया और अपने तमाम सल्तनत को नई बुनियादों पर इस्तवार किया और उसके सतूनों को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश की। उसकी हुकूमत का तवील दुरानियों से काम में सर्फ हो गया। बाज़ मोरहीन उस दौलत उस्मानिया का मुँह से सानी ख्याल करते थे। सुल्तान मोहम्मद को जो चीज़ दूसरे सलातीन से मुमताज़ करती है वो है आपका हज़्म एहतियात और उसके साथ हल्म बर्दाश्त। जिस शख्स ने कानून शक्नी और सल्तनत की इताअत से सरताबी की तो सुल्तान ने उसके मामले में हल्म बर्दबारी का मुजाहिरा किया। करमान के इलाके के अमीर ने जब खुद मुख्तारी का ऐलान किया और पाजोला सुल्तान की खिदमत में पेश किया गया तो कुरान करीम के कसम खाने की वजह से सुल्तान ने उसे माफ़ कर दिया। फिर जब दोबारा कसम तोड़कर आमादा बगावत हुआ और मुंह की खाई और दोबारा सल्तनत के सामने पेश हुआ तो उसे दोबारा माफ़ कर दिया। सुल्तान मोहम्मद की पॉलिसी का अहम हदफ सल्तनत की तमीर नौ और दाखिली तौर पर उसे मजबूत करना था। इसलिए कलेतियों की मुकाबले में जब सुल्तान को शिकस्त हुई तो उन्होंने बहर असवद के साहिल और नसालिया ने साले बंद किया कि बाद शहर कुस्तुनतुनिया के अमीर को वापस कर दिया, जिसके साथ मुआहिदा किया और तमाम फितनों के कला कमा किया। एशिया और यूरोप के बगावतों को सर किया और एशिया की बाज़ अमारतों को अतात पर मजबूर किया जिनको तैमूरलंग ने बगावत पर उकसाया था। ये हमारे दोबारा उस्मानी सल्तनत की अतात और दोस्ती को उभारने लगी। सुल्तान मोहम्मद के ज़माने में बदरुद्दीन नामी एक शख्स ज़ाहिर हुआ जिसने मुस्लिम उलमाए दीन का रूप धार रखा था। वो सुल्तान मोहम्मद के भाई मूसा के लश्कर में था और उस दौर के दौलत उस्मानिया के सबसे बड़े मुनसब काज़िल अस्कर के ओहदे पर फायज़ हुआ। मूसा बिन यजीद ने उसे अपने मुकर्रब ख़ास बना लिया और यूँ लोगों को अक़ीदों का मरकज़ बना गया।